Hi dear student, I am Narayण sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि हम लोग का चैप्टर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, जिसके पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने पार्ट 3 की ही बात करूं तो मैंने वहां पर 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट समझाए थे. जैसा एग्ज़ाम आपका काफ़ी क्लोज है, जो टाइम गैप मिला हम लोगों को देखा जाए तो केमिस्ट्री क्लास से चैप्टर काफ़ी लेंदी है और हम लोग रनिंग पीरियड में वैसे ही इसको 1 मंथ तक पढ़ाते हैं स्टूडेंट. सो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर इन टाइम पीरियड में अब आपको मैं सारे एग्जाम्पल और हेडिंग जो है उनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. मैंने नोट्स भेज दिए आपको PDF फाइल, जिसमें आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर टोटल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, एग्जाम्पल, इंटेक्स जो भी हैं एंड प्लस थियरी पार्ट सब दे दिए गए हैं. आप एक चीज़ केयर करना कि वहाँ पर तो जो स्टूडेंट वहाँ पर आपको थियोरेटिकल पार्ट दिया, लेकिन आप ध्यान देना इस चीज़ को, जो आप एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने जा रहे हो तो हर हेडिंग के बीच में प्रॉब्लम्स है जो एक्स्ट्रा है, जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, एनसीईआरटी से. तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आप थ्योरी पार्ट वहाँ से नोट से और प्लस जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वही करोगे. बाकी जो एक्स्ट्रा हेडिंग के बाद दिए गए हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है वो आप एग्ज़ाम कर सकते हो, क्योंकि वो वाले जो नोट्स दिए गए हैं वो JEE नेट हर लेवल के हैं. सो स्टूडेंट, अब आज का टॉपिक है पार्ट 4 में हमारे एटॉमिक मॉडल, जिनके बारे में अभी हमने कुछ नहीं बोला है. तो हमने पार्ट 3 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ कराया और कुछ होमवर्क आपको दिए गए. अब आगे बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, पहला एटॉमिक मॉडल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन 1897 साइंटिस्ट थॉमसन ने दिया. एंड इससे पहले हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते थे कि एटम ही पार्टिकल का छोटा पार्ट है, तो उसमें कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता था. बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई इन 1897 में साइंटिस्ट सर जे थॉमसन, स्टोनी, जूलियस प्लकर, विलियम क्रोक्स, इन साइंटिस्ट ने मिलकर ऑब्जर्व करके, जैसा एक्सपेरिमेंट पहले लेक्चर में आपने देखा होगा मेरा, तो वहाँ पर पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी छोटा है, एटम से भी छोटा है. तो अब ऐसे केस में पता चल गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल नेचर में हैं. अब पहला पॉइंट से आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मैं बता दूं कि इन 1900 में साइंटिस्ट थॉमसन ने, अगर हम बात करें तो मॉडल दिया जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं. इन्होंने बताया क्या, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नाउ यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड होल एटम बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बिटवीन ये एम्बेडेड होते हैं यूनिफॉर्म फेज में. बट उस समय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. साइंटिस्ट थॉमसन ने कोई इंफॉर्मेशन, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कौन, क्या नेम है, कुछ आइडियाज नहीं था उनके पास. बस उन्होंने बताया. और आपको बता दें स्टूडेंट कि ये मॉडल किसी भी एंगल से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ें तो ऐसे केस में इस एटॉमिक मॉडल कह सकते हो किसी भी एंगल से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता. इट इज़ कम्प्लीटली फेल्ड. फिर भी इनके अबाउट मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस एटॉमिक मॉडल को अदर नेम दिया गया है प्लम पुडिंग मॉडल, आर आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन मॉडल, व्हाई इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल? यू नो इट्स को कंपेयर किया, थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया किससे, वाटरमेलन से. उन्होंने बताया, चलो मैं ये राइट कर दे रहा हूँ एज एग्जांपल कि ये वाटरमेलन है. अगर वाटरमेलन को हम सेंटर से काटते हैं तो हमें क्या दिखता है, इसमें इसके ब्लैक कलर के सीड्स दिखते हैं,
ब्लैक कलर के सीड्स दिखते हैं वाटरमेलन की, और बाकी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रेजिन। रेजिन वाटरमेलन का वो पार्ट होता है जो हम खाते हैं, और ब्लैक कलर के सीड देखोगे कि जगह जगह रेजिन के बीच में एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। तो इन्होंने बताया कि एज ए लाइक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नाउ एम्बेडेड बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिमिलर, नाउ इट इज सिमिलर लाइक टू द व्हाट इज वाटरमेलन। सो एज ए लाइक कर सकते हो कि ब्लैक कलर सीड्स ऑफ वाटरमेलन एम्बेडेड इन रेजिन, सिमिलरली नाउ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ब्लैक कलर का एटमॉस्फेयर जनरेट करता है जहाँ होता है। तो ये इन्होंने कंपेयर किया, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस मॉडल वाज व्हाट इज कंप्लीटली अनएबल टू एक्सप्लेन द व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो दैट्स क्लियर, ये फेल हो गया। एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट आ गया अब रदरफोर्ड का। सो सेकेंड में जाएंगे हम, राइट करेंगे हम क्या, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सिर्फ समझाया जा रहा है, आप टेक्स्ट बुक रिफर करेंगे या नोट्स मैंने भेजा उसको रिफर करेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने 1902 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और जिस पर किया वो गोल्ड फॉयल थी, राइट, जो 10⁻⁻⁴ mm का अप्रॉक्स बनी थी। इसके चारों तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड की लेयर की कोटिंग कर दी। अब इसमें इन्होंने पास किया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होते क्या है, यहाँ से रेज एमिट हुई और अप्रॉक्स इन्होंने ये हम ले सकते हैं रेडियम और यूरेनियम। रेडियम एक्टिव सब्सटेंस। जब इसको पास किया इन्होंने, अप्रॉक्स कितना पास किया, अल्फा पार्टिकल, केयर करना स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल इन्होंने पास किया अप्रॉक्स, जो मिनिमम रेंज देखोगे आप बुकों में तो 10,000 to 20,000, बट अप्रॉक्स प्रेजेंटली देखा जाए तो 20,000 को ही प्रायोरिटी देते, 10,000 को नहीं देते। तो सपोज दैट जितना भी उन्होंने पास किया, उन अल्फा पार्टिकल को पास करने के बाद उन्होंने देखा क्या कि जो अल्फा पार्टिकल इन्होंने पास किया तो इस पर 20,000 अल्फा पार्टिकल पास की इन्होंने, क्लियर। और पास करने के बाद हुआ क्या, उनका ऑब्जर्वेशन किया, सो ये डायग्राम जो है मैंने ड्रॉ कर दिया जो रदरफोर्ड ने लिया था, और मैं स्टूडेंट आपको बता देना चाहता हूँ कि इस डायग्राम में हमने बता दिया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल पास किया एक थिन गोल्ड फायर लेयर पर, जिसके अराउंड जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। और उन्होंने पास करने के बाद उन्होंने क्या चीज़ें, 3 पॉइंट्स इन्होंने केयर किया यहाँ पर। अगर देखा जाए तो इन 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप टेक्स्ट बुक से या मेरी नोट से राइट कर लोगे। तो इन अल्फा पार्टिकल को पास करने के बाद उन्होंने पहले पॉइंट पर जाएंगे, उनका ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने 3 पॉइंट को हाईलाइट किया। वो 3 पॉइंट क्या है मैं समझा रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने देखा कि ये जो गोल्ड फॉयल था इसमें अल्फा पार्टिकल पास किया इन्होंने। तो ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि अल्फा पार्टिकल जो हैं उस स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, कुछ एक डेफिनाइट एंगल पे क्या हो रहे हैं, लाइक 120,
इन्होंने ये देखा कि अप्रॉक्स सेंटर से गया 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये पॉइंट्स हैं। अगर इसकी बात मैं करूं यहाँ पर, तो ये 3 टाइप का पॉइंट्स था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट क्या करना, आपको राइट करना, मैं राइट नहीं कर रहा हूं, थियोरेटिकल पार्ट है। साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा पार्टिकल पास करके ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट दैट इज डन। नाउ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% कर सकते हो, 90% अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल को पिनिट्रेट करके होल गिरा के सीधे निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि नाउ सम अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल दैट पास फ्रॉम व्हाट इज गोल्ड फॉयल अबाउट टू इट्स सेंटर, जो अबाउट टू सेंटर गए, सेंटर से नहीं अबाउट टू सेंटर गए, नाउ डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल 90 एंड 120। 2 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, now few alpha particle that pass the center deflected at certain angle. And third and last observation student, आपको राइट करना है, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। now only 1 or 2 among the 20,000 only 1 or 2 alpha particle that pass from the center बाउंस बैक विद सेम रूट, जिस रूट से गया उसी रूट से वापस आ गया। मतलब पहले ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन 1 का पॉइंट ए बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन 2 का पॉइंट, ऑब्जर्वेशन 2 का पॉइंट है दिस 90 डिग्री एंड दिस 120 डिग्री, एंड थर्ड का पॉइंट है 180 डिग्री कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट एट सर्टेन एंगल पे हो रहे हैं, जो अबाउट द सेंटर जा रहे हैं 90 to 120, और जो उसी रूट से जा रहे हैं उसी रूट से वापस आ रहे हैं, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। और फिर इन तीनों ऑब्जर्वेशन का उन्होंने फाइंड आउट किया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या फाइंड किया, वो भी 3, 1 2 3। क्या करना स्टूडेंट, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो आगे उन्होंने स्टेटमेंट बताया क्या, कंक्लूजन कि दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर वैकेंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर वैकेंट, एम्प्टी बेटा, वैकेंट है, खाली पड़ा, उसमें कुछ नहीं है। पहले ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन। सेकेंड, the alpha particle, that few alpha particle pass the center deflected at certain angle, that indicate mass of atom concentrated in small region। उन्होंने बताया कि ये बता रहा है कि उसका टोटल मास एक छोटे से रीजन में है, that is called nucleus. So nucleus word now was given by scientist Rutherford. तो अगर आपसे पूछा था what a name of scientist that discovered nucleus, Rutherford. Third conclusion, that is the part of third observation। क्या इन्होंने बताया कि एक या दो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से गए उसी रूट से क्या हो गए, वापस आ गए। अगर उसी रूट से वापस आ गए तो व्हाट अ रीजन, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इन्होंने बताया कि ना ये अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं हम, और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इन पर चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो एक या दो अल्फा पार्टिकल सेंटर से गए उसी रूट से वापस आ गए। इससे क्लियर होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इनका वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कहीं न कहीं इस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, उनमें रिपल्सन हो रहा है, इसलिए सेम रूट से वापस आ गया। सो दैट इज द 2 पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन।
सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमें ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मिले उन दोनों को मिला के स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल दिए दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स बोला, उन पॉइंट्स को हम समझाने जा रहे हैं। एंड प्लस क्या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 100% राइट है, इफेक्टिव है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो फिर अगर नहीं है तो व्हाट आर ड्रॉबैक, व्हाट आर डीमेरिट, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो पहले एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने पॉइंट्स ये दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इन एन एटम now negative charge electron rotate around the nucleus in circular path that is called orbit cell. So orbit is also discovered by scientist Rutherford. And positive charge proton present in a small region of the atom is called nucleus. तो इनका ये पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं ऑर्बिट में, और जिससे हम शेयर या ऑर्बिट वर्ड दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और उसके अराउंड बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो टोटल मास होता है, पहला तो क्वेश्चन बताया, तो मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। आप स्टूडेंट राइट कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ, उसको राइट नहीं कर रहा हूँ। मास ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताया कि टोटल मास ऑफ द एटम जो होता है वो न्यूक्लियस, स्मॉल रीजन न्यूक्लियस में होता है, और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन के साथ साथ एक वहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और कोई है, बट उसमें न्यूट्रॉन के अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ तक रदरफोर्ड राइट है। फिर उन्होंने बताया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज करता है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट्स इज राइट, यहाँ तक पॉइंट्स राइट हैं। एंड देन इन्होंने बताया कि जो साइज है एटम का वो न्यूक्लियस के साइज के कंपेयर में 5 टाइम ज़्यादा है, जो यहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो इसके साइज की बात कर लेते हैं। एटम का साइज और न्यूक्लियस है 10⁻15 मीटर, एटम का साइज है 10⁻10 मीटर। ये इस पॉइंट से आ गया क्लियर। तो 5 टाइम का डिफरेंस है, मतलब एटम 5 टाइम अप्रॉक्स ज़्यादा है। और मैं बता दूं इसको हम 1 फर्मी लिख सकते हैं। 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर। कभी कभी इस मीटर को आपको 10 सेंटीमीटर में लिया होगा, तो ये भी हम राइट करेंगे किस में, 10⁻13 सेंटीमीटर। इन्होंने ये पॉइंट्स बता दिया। एंड देन आफ्टर इनका जो पॉइंट्स था एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, एटम के साइज का, ये बता दिया गया आपका। और यहाँ से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं जो आप अदर क्लास में यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, जैसे एटम की डेंसिटी हो गई, न्यूक्लियस की डेंसिटी हो गई, एटम का, हाँ, तो वो सारी चीज़ें, अगर वॉल्यूम क्या है, सारी चीज़ें हैं, बट वो आपको यहाँ एटॉमिक मॉडल में आपको यही पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक से रिलेटेड क्या क्या बताया, और टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है ये भी बताया, और वही हम इसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। और टोटल मास भी एटम का एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस ऑर्बिट ये सब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है। सो अब इनकी लिमिटेशन की बात करते हैं। बोलते हैं कि ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट फॉलो द व्हाट इज मैक्सवेल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोथर्मोडायनामिक्स, and it also could not explain the line spectra of hydrogen and this continuous spectrum nature। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है स्टूडेंट, आपको ये डाउट रहेगा, मैं बता दूं, अभी इसके बाद हम उस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। और पहले इसको बता दूं कि इनका ही कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा कि जो फॉलो नहीं करता। तो हमने बताया कि न्यूक्लियस में होता है कौन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। इन्होंने ये बता दिया कि ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, तो रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। बट इनकी लिमिटेशन ये रही, इन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट दैट अराउंड द न्यूक्लियस।
व्हाट आर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट आर डायरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की रोटेशन हमें पता है 2 टाइप्स होती है, क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना, तो इन्होंने बताया उस पॉइंट्स को देखा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर डायरेक्शन एंड व्हाट आर नंबर ऑफ एंड नेम ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने ये नहीं बताया, बस वर्ड बोला ऑर्बिट, बट हाउ मेनी ऑर्बिट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ये कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। एंड प्लस उसी में पॉइंट्स है इनकी लिमिटेशन का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर बात करूंगा मैं कि ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है या जनरेट होती है उनकी वजह से, तो वो पार्टिकल कंटिन्यूस एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वहाँ पर इसको कंटिन्यूस एनर्जी लूज होगी और धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, तो जाएगा कहाँ, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा और धीरे धीरे ये ऑर्बिट श्रिंक होना चाहिए और श्रिंक होने का रिजल्ट ये होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूम रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्बिट छोटा होना चाहिए और फाइनली दोनों को मर्ज होकर एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सो स्टूडेंट, ये रहा थॉमसन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर एटॉमिक थियरी। सो स्टूडेंट, थॉमसन रदरफोर्ड एंड देन बोर्स एटॉमिक थियरी। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, इन्होंने रदरफोर्ड में जो डेमेरिट थी उनको पहले मॉडिफाई किया, उनमें चेंज लाकर उन्होंने फाइनल जो पॉइंट्स दिए हैं आपको उनके अबाउट डिस्कशन करके। पहला पॉइंट तो मैं बात करूंगा कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट है कि द एटम हैज द सेंट्रल मैसिव कोर न्यूक्लियस वेयर द ऑल प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर व्हाट इज न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। तो मतलब मैं ये कंसिडर कर लूँ यहाँ पर कि अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कौन है, N+P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है। और जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के कंपेयर में बहुत छोटा, भी जस्ट मैंने रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में बताया आपको। एंड देन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको वर्ड देते हैं हम कौन सा ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। एंड देन आफ्टर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। दोनों इक्वल है इसलिए वो बैलेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस है एक डेफिनेट डिस्टेंस पर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया क्या कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एटम और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रॉन ओनली कैन मूव इन द दोज परमिसिबल या परमिसिव ऑर्बिट हैविंग द एंगुलर मोमेंटम MBR इज इक्वल टू h/2 पाई आइदर NH/2 पाई। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम नहीं सकता, हर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के लिए एक फिक्स ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को रोटेशन के ड्यूरिंग छोड़ नहीं सकता। मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रोटेशन जिस ऑर्बिट में रोटेट करता है लाइफ टाइम उसमें रोटेट कर सकता, उस समय ना तो एनर्जी लूज कर सकता ना गेन कर सकता है, और इसीलिए उस ऑर्बिट का नेम क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन हम कैसे चेक करेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, हम उसका एंगुलर मोमेंटम, लाइक सपोज दैट मैं ये बोलूँ कि व्हाट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, तो बेटा n की वैल्यू 1 पड़ेगी, तो हमारा h/2 पाई, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है वो रोटेट करेगा कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में। व्हाट इज एस, प्लैंक कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो n इज इक्वल टू 2 होगा, तो n 2 होगा, तो आप समझ सकते हो कि 2/2 कैंसल और एंगुलर मोमेंटम होगा h/पाई। और अगर मैं बोलूँ थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का है तो n इज इक्वल टू 3 और राइट करेंगे हम यहाँ पर 3/2 1.5 h/पाई।
तो ऐसे हम जा सकते हैं आगे और हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ को चेक करेंगे। तो जिनका एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा वो रोटेट करेंगे उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसा ही बता दिया गया। फोर्थ का रहेगा तो 4/2 है, 2h/पाई। 5 का रहेगा तो 2.5h/पाई, चेक कर लेंगे। And then after the absorption or emission of radiation of atom take place when electron jump from one stationary orbit to another। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रोटेशन के ड्यूरिंग अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में तो एनर्जी लूज करता है ना तो गेन करता है स्टूडेंट। हाँ, ये तभी हो सकता है एब्जॉर्प्शन एमिशन जब अपने और स्टेशनरी ऑर्बिट से जंप करे। मतलब देखो यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस, मतलब एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। मैं बोलूँ अगला पॉइंट्स, तो हमने एक लिमिटेशन बताया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट आर नंबर ऑफ ऑर्बिट दैट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा अभी। तो इन्होंने बताया कि एक एटम के अराउंड नंबर ऑफ ऑर्बिट है। एक रूल्स इसमें मैं और रख लूँगा, मैं जैसे 4 है तो मैं 5th रख रहा हूँ। अ नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट था किसका, निल्स बोर का। तो उन ऑर्बिट का नेम उन्होंने क्या दिया, के दिया, एल दिया, एम दिया, फिर क्या दिया, एन दिया, वो पी नंबर ऑफ है, बट हम 4 पर डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट छोड़ने का जो ट्रेडिशन होगा वो कब होगा, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो कौन सा ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, परमिसिबल ऑर्बिट है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस पार्टिकुलर ऑर्बिट में अपने एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग रोटेट करता है उस ऑर्बिट का नेम जहाँ रहता है उस इलेक्ट्रॉन की क्या बोली जाती है स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन करेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि अगर ये लूज गेन करता, अगर मैं इसको एनर्जी बाहर से सप्लाई करूँ इज इक्वल टू एच न्यू इन द टर्म ऑफ फोटोन, तो ये एनर्जी सप्लाई करना मतलब ऐड कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा और नेक्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम वर्ड देंगे क्या, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन का अपने जहाँ होता है वहाँ से बाहर जाना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे वर्ड देते हैं एक्साइटेड स्टेट। और अगर ये लूज कर देता है, ध्यान देना स्टूडेंट, लूज करेगा तो यहाँ से अंदर जाएगा, राइट, यहाँ से अंदर जाएगा। तो अगर अंदर जा रहा है तो समझ लेना कि एनर्जी का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन। दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब अगर इनिशियल ग्राउंड स्टेट E1 है और ये क्या है, E2 है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं क्या कि अगर इसके E2 फेज में जाना है तो E1 में हमें इतनी एनर्जी ऐड करनी है, E1 में आएगा तो E2 में माइनस हम एच न्यू कर देंगे। तो ये दोनों स्टेट हम मिलकर जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपने ऑर्बिट को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। चेंज करके जहाँ जाता वो उसकी आउटसाइड आया तो एक्साइटेड स्टेट, और अपने प्रॉपर प्लेस पर जहाँ है वो ग्राउंड स्टेट है। सो दैट इज पॉइंट्स। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट आउट ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बता दिया साइंटिस्ट निल्स बोर ने। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें जिससे वो एक्साइटेड स्टेट में जाए, मतलब जंप कर जाए बाहर तो अगले ऑर्बिट में। तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट, इन शॉर्ट RH, मतलब ये पॉइंट्स और ये पॉइंट छोड़ दें तो बाकी का कैलकुलेशन स्टैंडर्ड वैल्यू है, RH आ जाता है। RH राइडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी जूल में वैल्यू 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम होती पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है हम किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ बोलूँ कि ये फॉर्मूला हमारा, हम बोलें कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिथियम, तो हम राइट करेंगे 2n1। तो इलेक्ट्रॉन जो इसका लिथियम का वो कौन सा ऑर्बिट में गया, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन यह न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और फिर यहाँ से जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये रहा, क्लियर।
ये रहा पॉइंट्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो n की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू 2 रख देंगे और z इज व्हाट, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर। z एटॉमिक नंबर है, मैं आपको वापस राइट कर दूँ ऊपर कि ये इसका एटॉमिक नंबर है। आपको फाइंड करना है व्हाट एनर्जी ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट, 11 होता है। हम उसका चेक करेंगे क्या, ऑर्बिट कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जा रहा है। तो आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं, तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। व्हाट इज n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हमें ये चेक करना है फर्स्ट ऑर्बिट, स्टूडेंट क्या करना, फर्स्ट ऑर्बिट तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। सेकेंड ऑर्बिट जाए तो n की वैल्यू 2 होगी, फार्मूले में रखें इसको तो कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करूं मैं तो n 3 होगा और यहाँ पर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहता हूँ तो n की वैल्यू 4 होगी और इधर होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं स्टूडेंट, 2n स्क्वायर से। अब ये पता चल गया। मैंने बोला कि जैसे अगर किसी हमें सोडियम के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1 कौन सा ऑर्बिट में गया, थर्ड, n की वैल्यू 1 गई 3, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। और z की वैल्यू कितनी है 11, हम 11 और 3 पुट करके इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, राइट। और उस एनर्जी से ज़्यादा है तो कौन से ऑर्बिट में हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ कहाँ जा सकता है। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को सेंड करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी कैलकुलेशन, और ऑर्बिट किस ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन किस पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या एनर्जी रखता है उसका भी कैलकुलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। और हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसी में क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, नाउ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द इन फॉर्म ऑफ रेडियस इन nth ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू यहाँ पर राइट कर दिया n स्क्वायर अपॉन z। ये भी एक पॉइंट है जहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, तो जेड, अभी सोडियम के हमें इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फाइंड करना है कि न्यूक्लियस से कितना दूर है, तो n की वैल्यू 11 यहाँ पर थर्ड रखेंगे, जेड की वैल्यू 11 और ये कर देंगे तो हमें एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा, उसको मीटर पिकोमीटर सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये हैं नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो वो काफ़ी हद तक एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। तो रदरफोर्ड के मॉडल में कैसे स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, उनकी डीमेरिट। सो स्टूडेंट, रदरफोर्ड, थॉमसन एंड नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी हमारा चल रहा है। एंड देन उसमें अब लास्ट मॉडल की बात करें, बहुत नंबर ऑफ मॉडल हमने राइट करके समझाया आपको, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए आपको। तो जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट से उसमें लास्ट आते हैं स्पेक्ट्रम के अबाउट पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, दो टाइप का होता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब सपोज दैट कोई लास्ट ऑर्बिट में है, चलो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। और मैं बता दूं कि हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिट हमने 8 कंसिडर किया है यहाँ पर बाय एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने दिया है। और मैं बता दूं यहाँ पर इस पॉइंट पर जाएंगे और मैं राइट कर रहा हूँ हम्फ्री। तो है क्या यहाँ पर पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाकर हम इसको एनर्जी, या तो यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसको मैं एनर्जी सप्लाई कर दूँ तो ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, वहाँ से सेकंड जाएगा, सेकंड से थर्ड जाएगा, थर्ड से फोर्थ जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ जाएगा, फिफ्थ से 6 जाएगा, 6 से कहाँ जाएगा, 7 जाएगा, राइट, लास्ट में बाहर निकल जाएगा। तो वेव नेचर में या तो यहाँ पहुँच गया और यहाँ से अंदर आए, अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये
एमिशन का लिखा है, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन, और अंदर से जब बाहर जाएगा तो वो बनेगा क्या, एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, उनके अबाउट हमें जानना चाहिए। तो यहाँ स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, तो या अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन 8th ऑर्बिट में होगा, 7th में होगा, तो वहाँ से कहाँ 6 में आ सकता, 5 में आ सकता, 4 में आ सकता, 3 में आ सकता, 2 में आ सकता, फिर 1 में आ सकता है। बट अल्टरनेट ऑर्बिट वाइज आएगा, या डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूँ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सीधे 7th ऑर्बिट के लेवल की एनर्जी दे दूँ, तो इलेक्ट्रॉन 2nd 3rd को नहीं जाएगा, सीधे 7th में जंप कर जाएगा। तो वही चीज़ है, साथ में एमिट करेगा तो जब पहली बार इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट करके फर्स्ट ऑर्बिट पहुंचा, तो पूरे ऑब्जर्वेशन को लाइमन ने कवर किया, बाल्मर में कहाँ किया 7 से लेकर 2nd तक, पैसन ने किया 7 से लेकर 3rd तक, ब्रैकेट ने किया 7 से लेकर कहाँ तक 4th तक, एंड देन ब्रैकेट का हो गया, पीफन का है 7 से कहाँ तक 5 तक, राइट, एंड देन 8 से लेकर 6 तक जाएंगे तो हम फ्री का। और इनकी इस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट बोर्स ने इक्वेशन भी दी। तो इनके लिए क्या होगा, तो मैं राइट कर रहा हूँ, एनर्जी दैट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हेन जंप फ्रॉम व्हाट इज 7 टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो एमिट करेगा तो भी क्या होंगे फोटोन के फॉर्म में, और ये एब्जॉर्ब की गई या एमिट की गई एनर्जी जो किस फॉर्म में है, फोटोन के हैं, दैट इज द वेव नेचर। अब ये वेव नेचर है और इसको हम पास करते हैं कहाँ से, प्रिज्म से। चलो ये लाइट होगी, मैंने दिखा दिया, ये लाइट एनर्जी है और इसको हमने प्रिज्म से पास कर दिया। सामने हमने क्या प्लेस कर दी, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटोग्राफिक प्लेट जैसा यहाँ राइट किया, आप पढ़ेंगे स्टूडेंट कि एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो फोटोग्राफिक प्लेट से हम मेजर करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ से लाइट आएंगी, प्रिज्म से स्कैटर्ड होंगी इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम में, और ये जाकर इन पर लाइनिंग जनरेट करती हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइकिंग के बाद जो फोटोन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वेव नेचर में, वो जो लाइनिंग जनरेट करते हैं वही वर्ड हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रम में लाइनिंग भी होती हैं, तो हम इसको निकालते भी हैं, राइट, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है। तो ऐसा निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2। व्हाट इज n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, कहाँ से 8 से जा रहा है, या मैं बोलूँ कि 6 से जा रहा है, कहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू 6 रखेंगे, तो 6 हो गया, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 6 30, 30 बाई 2 कितनी लाइन हो गई, 15 लाइन्स। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन कितनी जनरेट होती है प्रिज्म से स्कैटरिंग के बाद, क्योंकि ये थिन लाइन होती है जो कवर होकर वो एक थिक लाइन बनाती हैं, और जो स्प्लिट होती है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं हम। अब पहला सीरीज जाएंगे हम लाइमन के लिए। तो लाइमन सीरीज में इनिशियल स्टेट क्या होगी, 1 होगी, और फाइनल स्टेट हम क्या 2 3 4 5 6 7 तक दिखा सकते हैं, या इसके बाद इनफाइनाइट ऑर्बिट से बाहर है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या एनर्जी वहाँ से आने में एमिट कर रहा है या यहाँ से वहाँ जाने में यूज कर रहा है। तो हम राइट करेंगे RH, जैसा हमने राइट किया और यहाँ पर राइट किया था अभी हमने क्या, Z² अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। बट यहाँ n की वैल्यू है 2, एक है ni और एक है nf, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो मैं अंदर से बाहर के पॉइंट्स को ले रहा हूँ, इनिशियल 1 ले रहा हूँ और फाइनल ये ले रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो और सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो जाएगा 1, तो Z का मैटर ही खत्म हो गया यहाँ पर। अगर दूसरा एटम आएगा तो हम वो रखेंगे। तो n
इज इक्वल टू हमने राइट कर दिया आर एच और यहाँ राइट करेंगे 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो जंप करके 1 से 7 7 से 1 कहीं भी जा सकता है। तो लाइमन सीरीज के लिए हो गया, जो कौन सी रीजन में पड़ती है स्टूडेंट, ये पड़ती है यूवी रीजन में, तो इसकी रेंज होती है यूवी की। दूसरा है लाइमन के बाद हमने राइट कर दिया बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए इनिशियल कंडीशन होगी क्या 2, बट फाइनल होगी 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गया। और मैं यहाँ बात करूँगा फॉर्मूले के, तो ये हो गया कौन से रीजन में पड़ता है, आपका पड़ता है विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ता है। एंड देन लाइमन बाल्मर। अब हम बात करेंगे पास्सन की। पास्सन जो सीरीज है उसके लिए इनिशियल है 3 और फाइनल है क्या 4 5 6 7 और ब्रैकेट, हाँ ये पढ़ेंगे कहाँ वो मैं बता दूँ, ये 3 बचे हुए सब IR में है। ब्रैकेट जो ब्रैकेट की सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन की, वो 4 है और फाइनल है 5 6 7 आर इनफाइनाइट सिमिलर। एंड लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट। पीफंड्स की बात करूं तो पीफंड सीरीज गिरती है कहाँ पर, इनिशियल है उसका 5, फाइनल है क्या 6 7 आर इनफाइनाइट। एंड हम्फ्री की बात करेंगे, हम्फ्री सीरीज़ की, तो यहाँ पर इनिशियल है 6 और फाइनल है मैक्सिमम 7 आर 8 आर इनफाइनाइट। सो ये वैल्यू हम पुट करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदर चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डिस्टेंस और स्पेक्ट्रम सबके अबाउट हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थियरी। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन की बात करें तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं, आप टेक्स्ट बुक देखेंगे वहाँ डिटेल में दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ कि किन पॉइंट्स को नहीं एक्सप्लेन कर सकता बोर्स एटॉमिक थियरी। तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियरी, बोर्स थियरी की लिमिटेशन क्या है, आप टेक्स्ट बुक की स्टूडेंट रीड करेंगे या नोट्स मेरा रीड करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ। बोर्स थियरी ओनली एप्लीकेबल किस पर होता है, एक ऐसे एटम और आयंस दैट कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये H पर एप्लीकेबल है, ये 2+ पर लिथियम पर, ये हीलियम 1+ पर एप्लीकेबल है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन पर ये थ्योरी किसी भी एंगल से एप्लीकेबल नहीं है। और ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता है इन वेयर, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इस थिक लाइन को मतलब जो होती है स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैं आपको बता दूं कि एक थिक लाइन जो होती है वो फाइन लाइन में स्प्लिट होना चालू होती है। तो किसी भी स्पेक्ट्रा की एक थिक लाइन का स्पेक्ट्रल, ये लाइन है, इसका जो थिक लाइन है उसको थिन लाइन में स्प्लिटिंग ही हम बोलते हैं क्या, इससे वर्ड देते हैं जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फाइन लाइनों में टूटना ही जीमैन इफेक्ट है, और उसी लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। आप देखिए नोट्स वहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका स्प्लिटिंग इन्होंने नहीं बताया। मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं एक्सप्लेन कर सकते, राइट। इन्होंने एक कोवैलेंट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते उससे हम, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर इनकी लिमिटेशन है क्या। सो स्टूडेंट,
आज के लिए इतना ही। बाकी मॉडल साइंस थियरी नोट्स में आप अच्छे से पढ़ना एंड अच्छे से केयर करना। और मैं बता दूं आपको कि सारे पॉइंट्स हमने नोट्स इसलिए भेज दिया है कि चीज़ों को जल्दी कवर किया जाए और समझाया जाए। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको आज थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मैटर, जिसमें हाइजेनबर्ग डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है, क्वांटम नंबर आएगा एंड छोटे पॉइंट्स होंगे। तो आप आगे के भी पॉइंट्स रीड कर लेंगे क्योंकि लेसन बहुत लेंदी है, राइट। तो इसलिए मैंने PDF फाइल भेजा आपको जिससे वहाँ से मैटर कलेक्ट कर सकें। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर और अगले पॉइंट्स के अबाउट डिस्कशन चलेगा। थैंक यू।